नमस्कार दोस्त, एक सवाल सोचिए। अगर सीटेट में पूछा जाए कि विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म या एडीएचडी वाले बच्चों के लिए टीचर को कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, तो क्या आप बिना कंफ्यूज हुए सही ऑप्शन चुन पाएंगे? अगर आपका आंसर 100% श्योर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। कंसेप्ट के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि इस कंसेप्ट पर आपकी कितनी पकड़ बनी है, कितनी पकड़ मजबूत हुई है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले देखेंगे कि CWSN का फुल फॉर्म क्या है। CWSN का पूरा नाम होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। अब देखते हैं स्पेशल नीड क्या है। स्पेशल नीड का अर्थ होता है कि किसी बच्चे को सीखने, समझने और व्यवहार करने या अपनी दैनिक गतिविधि को करने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता, विशेष सुविधाएं या अलग शिक्षण तरीकों की आवश्यकता होती है। उनको हम कहते हैं कि वो बच्चों की स्पेशल नीड है या स्पेशल नीड वाले बालक हैं। ठीक है, तो जो हमारा CWSN चाइल्ड है वो स्पेशल नीड वाला बालक है। वो कमज़ोर बच्चा नहीं है, बस सीखने के लिए उसको कुछ स्पेशल नीड्स हैं। अगर हम उसकी स्पेशल नीड फुलफ़िल कर देते हैं तो वह बच्चा भी एक अच्छा लर्नर बन सकता है, बहुत अच्छा सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब समझते हैं CWSN क्या होता है। ये वे बालक हैं जो केवल फिजिकली डिसेबल नहीं होते, बल्कि इनको किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट कराने के लिए एक अतिरिक्त सपोर्ट चाहिए होता है। अलग से इन्हें कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। इन बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इन बच्चों की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। हर बच्चा अलग होता है, हर CWSN अलग होता है। हो सकता है कि दोनों बच्चों में जो डिसेबिलिटी है वो सेम हो, लेकिन फिर भी दोनों की नीड अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इन बच्चों को एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है लर्निंग के लिए, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। इनकी डाइवर्स नीड होती है, इनकी ज़रूरतें अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। किसी को एजुकेशन नीड चाहिए, किसी को फिजिकल नीड चाहिए, किसी को कम्युनिकेशन नीड, सोशल नीड और इमोशन नीड। सबकी जो नीड्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देनी चाहिए। सीखने के लिए हमें इनको समान अवसर देने चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है कि हमें इनको स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच देना चाहिए। हमें केवल कमी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि बच्चे की स्ट्रेंथ पर भी फोकस करना है, उसके एबिलिटी पर फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसके साथ डील करना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है नीड बेस्ड सपोर्ट, यानी कि जो सभी CWSN बच्चे हैं उनका एक जैसा सपोर्ट देना जरूरी नहीं है। हमें उनके नीड के हिसाब से उनको सपोर्ट करना है। क्लियर हुआ? हमें CWSN बच्चे को किस नज़रिए से देखना है, हमें कौन सी अप्रोच उनके लिए रखनी है। हमें बच्चे की कमी नहीं देखनी, हमें देखना है कि बच्चे में कमी क्या है, दृष्टि बाधित है, किताब कैसे पढ़ेगा, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उनकी स्ट्रेंथ देखनी है, हमें स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच अपनाना है। हमें देखना है बच्चा कर क्या सकता है, आगे के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट होना चाहिए। हमें इस अप्रोच से सोचना है कि इस बच्चे के लिए ऐसा क्या किया जाए कि ये बच्चा भी बुक को रीड कर पाए। तो उसके लिए फिर हम ब्रेल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को ऑडियो मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से हम स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच बच्चों के लिए यूज़ करेंगे, ना कि हम उनके लिए डेफिशिएट अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए CWSN की जो एजुकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट है कि बच्चे की एक्सेस होनी चाहिए, बच्चे की शिक्षा तक पहुँच हो। उसके बाद बच्चा क्लासरूम में पार्टिसिपेट करे, कक्षा में सहभागिता करे। नेक्स्ट है फिर वहाँ पर बच्चा लर्निंग करे, सीखे, चाहे पीयर ग्रुप में सीखे, चाहे कोलैबोरेटिंग लर्निंग से सीखे, किसी भी मेथड से, किसी भी फ्लेक्सिबल मेथड से बच्चा वहाँ पे लर्निंग करे और अपना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करे, समग्र विकास करे। तो ये जो है CWSN वाले बच्चों के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप हर कंसेप्ट को, हर वर्ड को बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब देखते हैं कि एक सामान्य बच्चे में और एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे में क्या अंतर होता है। तो जो CWSN है उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है, धीमी हो सकती है, सबकी अलग अलग गति हो सकती है। सीखने में उनको कठिनाई हो सकती है, पढ़ने लिखने में, मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। उनको अलग से हेल्प चाहिए होता है, अतिरिक्त टाइम चाहिए होता है, अतिरिक्त हेल्प चाहिए होता है। ठीक है, व्यक्तिगत और विशेष रणनीतियाँ उन बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। उनके लिए हम व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाते हैं, अलग अलग तरह की रणनीतियाँ उनके लिए बनाते हैं। उन बच्चों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उनको हमें लेवल के हिसाब से नहीं, बल्कि हमें उनको इस तरह ट्रीट करना है कि उनको अपने आप को अलग महसूस ना हो। वे बालक एक इंक्लूसिव क्लासरूम में रह करके अपने आप को कंफर्ट फील करें, सेफ फील करें।
उनको ऐसा लगे कि उनको यहाँ पर स्वीकारा गया है, ठीक है। वहीं हमारे सामान्य बच्चे क्या होते हैं, इनकी सीखने की गति सामान्य होती है, उनकी एज के अकॉर्डिंग होती है, इन्हें सीखने में कोई खास कठिनाई नहीं होती, ठीक है। ये अपना कार्य खुद कर पाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त टाइम की भी आवश्यकता नहीं है, सामान्य समय पर अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। इनके लिए सामान्य शिक्षण रणनीतियाँ काम कर जाती हैं, उन्हीं से सीख जाते हैं और इनको सामान्य भावनात्मक और सामाजिक विकास की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सामान्य है तो इनको हर चीज़ सामान्य चल जाती है, सामान्य से ही इनका काम होता है। लेकिन जहाँ पर बच्चा स्पेशल नीड वाला है वहाँ पर हमें उसकी हर स्पेशल नीड को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से हमें सारी रणनीतियाँ बनानी होती हैं। अब आप CWSN की प्रमुख कैटेगरीज समझिए, कितने तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी फिजिकल और सेंसरी डिसेबिलिटीज़, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर कोई फिजिकली डिसेबिलिटीज़ है, लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला बालक है, ठीक है। वहीं दूसरा है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चे की बौद्धिक दिव्यांगता है, उसकी बौद्धिक क्षमता कम है, या फिर बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, या वो ADHD से ग्रसित है। थर्ड है हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बच्चे को पढ़ने लिखने में कठिनाई है, मैथ्स में कठिनाई है, उसको डिसलेक्सिया हुआ है, डिस्ग्राफिया है या डिसकैलकुलिया है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक बालक ऐसा भी हो सकता है जिसको कि विज़न का भी प्रॉब्लम है, उसका विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है, स्पीच भी वो नहीं कर पाता है, तो ये बच्चा हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाला बालक है। नेक्स्ट है हमारे गिफ्टेड और टैलेंटेड लर्नर, ये भी हमारे CWSN होते हैं, इनकी भी स्पेशल नीड्स होती हैं क्योंकि ये गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, सामान्य से अलग हैं। तो कुछ एजुकेशनल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हाई एबिलिटी वाले बच्चे, गिफ्टेड बच्चे भी हमारे स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट की इनको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल नीड वाले बालक हैं। अब देखिए जो एक CWSN के लिए जो क्लासरूम होगा वो क्लासरूम कैसा होना चाहिए, उस क्लासरूम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यहाँ से बहुत संभावित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमारा एक्सेसिबल सुगम होना चाहिए, यानी कि बच्चा आसानी से क्लासरूम के रिसोर्सेज तक पहुँच सके। उसको ब्लैक बोर्ड तक जाना है, किसी डस्टबिन तक जाना है, कहीं तक भी बच्चे को जाना है, क्लासरूम के अंदर एंट्री करनी है, वॉशरूम जाना है, तो बच्चे को जो एक्सेसिबल है वो बहुत सुगम होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबल होना चाहिए, जो टीचिंग मेथड्स हैं वो ज़रूरत के हिसाब से बदले जा सकें, ठीक है। फिर इंक्लूसिव क्लासरूम हमारा होना चाहिए, जहाँ भी हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे वहाँ पर इंक्लूजन हो जाएँ, सभी साथ में बैठकर सीख सके, लर्न करें। नेक्स्ट है सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से बच्चे को सहायता मिलनी चाहिए। उसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, बच्चों के साथ बिल्कुल भी भेदभाव क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी बच्चे को बुलिंग ना करे, कोई किसी की टांग खिंचाई ना करे, किसी भी प्रकार का भेदभाव क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। तो ये एक CWSN के लिए जो एक स्पेशल क्लासरूम है, यानी कि आदर्श क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे क्लासरूम की विशेषता होनी चाहिए। अब आप समझिए कि CWSN के लिए असेसमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो असेसमेंट का उद्देश्य केवल मार्क्स देना नहीं होता, टीचर को देखना चाहिए कि बच्चा क्या जानता है, बच्चा क्या कर सकता है, उसको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, किस तरह की सपोर्ट की बच्चों को ज़रूरत है। ज़रूरत के अनुसार बच्चों को अकोमोडेशन दी जा सकती है, यानी कि बच्चे की उसी तरह से हेल्प की जा सकती है जिस तरह की बच्चे की नीड है। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसको दिख नहीं रहा है, तो उसको ब्लैक बोर्ड के पास बिठाया जा सकता है। अगर उसका लो विज़न है, बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर साइन लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है, ठीक है। इस तरह से बच्चे को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, उसकी जो हम हेल्प है इस तरह से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें बच्चों का असेसमेंट करना है, ना कि हमें केवल मार्क्स के आधार पर उनको आंकना है। क्लियर हुआ। अब समझते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के क्लासरूम में टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, टीचर का क्या रोल होता है। तो टीचर को वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है, हर बच्चे की लर्निंग नीड्स अलग होती है, उसको समझ के टीचर को अपने आगे की रणनीति बनानी है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है, क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं तो सबको उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका देना है। थर्ड है आपका अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है, बच्चे के लिए एक मैथड सब पर लागू नहीं करना, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग मैथड को अप्लाई करना है, मैथड को फ्लेक्सिबल बनाना है, इसको मॉडिफाई किया जा सके, इस तरह से बच्चे के लिए हमें टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है लर्निंग मटेरियल अडॉप्ट करना है, अगर बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयर इम्पेयरमेंट है बच्चे के अंदर, तो उसके हिसाब से हमें लर्निंग मटेरियल को अडॉप्ट करना है। फिर आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, हमेशा हर बच्चे की छोटी प्रोग्रेस पे आपको एक उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है बच्चों की लर्निंग में, हम प्रीवियस क्लासरूम में समझ चुके हैं।
नेक्स्ट है आपको पीयर सपोर्ट करना है, बच्चे के सहपाठियों को सहयोग के लिए इनकरेज करना है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है और टीचर से भी बच्चे को नहीं समझ में आता, तब बच्चा अपने साथी से समझता है तो उसको बहुत आसानी से समझ में आता है। इसलिए हमें पीयर सपोर्ट को भी इनकरेज करना है। नेक्स्ट है पेरेंट्स से कोलैबोरेशन रखना है। टीचर्स, पेरेंट्स और स्पेशलिस्ट मिलकर ऐसे विशेष बच्चों की जो हेल्प है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिला सकते हैं। फिर हमें बच्चों की स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, ना कि उनकी वीकनेस पर फोकस करना है। बच्चों की लर्निंग में जो बैरियर्स आ रहे हैं उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है और रिमूव करना है, और ज़रूरत पड़ने पर हमें बच्चों को रेफरल करना है। अगर स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है तो बच्चों को वहाँ शिफ्ट करना है। उनको एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल से हेल्प चाहिए तो वो दिलानी है, काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग कराएं, गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस दें। हमें बच्चों की ज़रूरत पड़ने पर हमें इनको रेफरल भी करना है। तो इस तरह से जो टीचर अपना रोल प्ले करता है और बच्चों को आगे लेकर के जाता है, तो ये CWSN वाले बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह सब कुछ सीख जाते हैं। अब एक टर्म है IEP, ये फुल फॉर्म देखिए इसका, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। जो CWSN वाले बच्चे होते हैं इनको IEP की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम दिए जाते हैं। ये एक ऐसी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है जो किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरत को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसके लर्निंग गोल को ध्यान में रख करके सेट की जाती है। ठीक है, अब हम मोस्ट कन्फ्यूजिंग टर्म्स इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को समझते हैं और कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, इम्पेयरमेंट होता है जब हमारी मानसिक संरचना में किसी कमी के कारण कोई कमी होती है। फॉर एग्जांपल, मानसिक संरचना में कुछ इस तरह का न्यूरो सिस्टम बना हुआ है कि हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया। एक बच्चा है, उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये उसका इम्पेयरमेंट है। अब उस दिखाई ना देने के कारण उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो बुक को रीड नहीं कर सकता, कहीं पर लिखा हुआ वो पढ़ नहीं सकता। तो ये उसकी डिसेबिलिटी है। इम्पेयरमेंट के कारण जो गतिविधि में कमी होती है, गतिविधि में कठिनाई होती है, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इस डिसेबिलिटी को रिमूव करने के लिए उसको कुछ साधन मुहैया कराएगा हमारा समाज, हमारा एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, उसको ब्रेल लिपि दी जाएगी, उसको कुछ ऑडियो एड्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर हमारा समाज, हमारा पर्यावरण ये ऑडियो एड्स उसको उपलब्ध नहीं करा पाता, ब्रेल उपलब्ध नहीं करा पाता, तो समाज और पर्यावरण के कारण जो बाधा उसको मिली है उससे उस बच्चे को नुकसान उठाना पड़ेगा और उसकी लर्निंग रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हैंडीकैप्ड है। अब आप एक एग्जाम्पल से फिर से समझिए, एक बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, वो उसका इम्पेयरमेंट है। दिखाई न देने के कारण जो उसे कठिनाई हो रही है, जो काम वो नहीं कर पाता, वो डिसेबिलिटी है। और जो डिसेबिलिटी को दूर करने का प्रयास समाज को करना चाहिए, इन्वायरमेंट को करना चाहिए, अगर वो इस कार्य को नहीं कर पाते तो वे बच्चे के लिए हैंडीकैप्ड है। वह बच्चा वहाँ पर अब अपने आप को असमर्थ महसूस करेगा और पढ़ नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? अब एक बार इस पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं और देखते हैं CWSN के जो 15 गोल्डन पॉइंट्स हैं इनको अपने माइंड में सेट करते हैं। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हर CWSN बच्चा अलग होता है। डिसेबिलिटी का जो अर्थ है वो लो इंटेलिजेंस नहीं है। फोकस केवल वीकनेस पर नहीं करना, स्ट्रेंथ पर होना चाहिए। CWSN को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ज़रूरत के हिसाब से उनको एडिशनल सपोर्ट देना है, क्लासरूम को एक्सेसिबल बनाना है, सुगम बनाना है, और टीचिंग मेथड अपने फ्लेक्सिबल रखने हैं। पीयर सपोर्ट होना चाहिए। पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत होने पर स्पेशल एजुकेटर, प्रोफेशनल सपोर्ट बच्चों को मिलना चाहिए। टीचर को बच्चे को लेबल नहीं करना है। असेसमेंट में एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इंक्लूजन और नॉट एक्सक्लूजन अप्रोच को अपनाना है। हमेशा ध्यान रखें कि जो इक्वल पार्टिसिपेशन है प्लस सपोर्ट है, उसी से बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल मेन पॉइंट है जिनसे आप अपने सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ने को प्रभावित करती है? डिस्ग्राफिया, डिसलैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया। यहाँ पर हमारा आंसर होगा डिसलैक्सिया। ये टॉपिक हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिस्ग्राफिया होता है लिखने में कठिनाई, डिसलैक्सिया होता है पढ़ने में कठिनाई, डिसकैल्कुलिया होता है आपका मैथ्स में प्रॉब्लम्स होना, और डिस्प्रैक्सिया होता है इसमें बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, फीते बांधना, सीजर चलाना आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गणितीय गणनाएं करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर है डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिसकैल्कुलिया की विशेषताएं क्या हैं? संख्या संबंधी अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, संख्याओं की सहज समझ का अभाव होता है, संख्याओं के मौखिक और स्थानिक पक्षों में समन्वय करने में कठिनाई होती है।
यहाँ पर तीनों ही चीज़ें होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों ऑप्शन हमारे ठीक रहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है उसे क्या कहा जाता है? जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्ग्राफिया वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टीचर रेमेडीज उपयोगी है? लिखित कार्य के लिए उसको अतिरिक्त कार्य देंगे, यस, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस कराना है। कॉपिंग एक्टिविटी को कम करेंगे, कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटेंगे, राइट। तनाव रहित सीखने के अवसर बच्चों को प्रदान करेंगे, यस। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा। 1 भी ठीक है, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन ठीक है। मैं चारों स्टेप्स बच्चे को करने पड़ेंगे डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को ठीक करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रक्शनल अडॉप्टेशन करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के विजुअल प्रेजेंटेशन का उपयोग करना, बहुत सारी प्रिंटेड बुक उपलब्ध कराना, टैक्टाइल मटेरियल जैसे 3D मैप्स और चार्ट का उपयोग करना, छोटे अक्षरों वाली वर्कशीट देना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा टैक्टाइल मटेरियल। ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं उनको हम 3D चीज़ें दिखाएंगे। 3D चीज़ें देने से बच्चा टच करके फील कर पाएगा और चीज़ों को सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार शिक्षक को ये संकेत दे सकता है कि बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है? दूर से ब्लैक बोर्ड पढ़ने का प्रयास करना, बहुत छोटे विवरण वाले फिजिकल्स मैप पढ़ना, छोटे अक्षरों वाली वर्कशीट जल्दी पूरा करना, पढ़ते समय कठिनाई होना और आंखों को सिकोड़ना। देखिए क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि आंसर डी है, क्योंकि जो सारे सिम्टम्स हैं वो एक अच्छी आइज़ वाला बच्चा करेगा जिसका विज़न क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, श्रवण बाधित बच्चा। श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता वाला बच्चों का प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जो बच्चा सुनने में कमज़ोर है, जाहिर सी बात है कि वो बोलने में भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा। और हम सीखते कब हैं? सुन के ही तो सीखते हैं बोलना। तो सुन नहीं पाता तो बच्चा अच्छे से बोल भी नहीं पाता, तो उसका कम्युनिकेशन जो है वो प्रभावित होता है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग मटेरियल श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा सुनने में कमज़ोर है, श्रवण बाधित है, और पहला ऑप्शन है ऑडियो बुक। और क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए ऑडियो बुक का कोई यूज़ नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रैक्टिस श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा डालेगी? ठीक है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अतिरिक्त समय देना, अनाउंसमेंट या वीडियो के लिए कैप्शन या स्क्रिप्ट देना, क्लासरूम में लिप रीडिंग की परिस्थितियों को बेहतर बनाना, टीचिंग में बहुत अधिक लेक्चर मेथड पर निर्भर करना। देखिए बच्चों पहले से ही हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अगर हम बहुत ज़्यादा लेक्चर मेथड का यूज़ करेंगे तो बच्चों के लिए वो एक बाधा का कार्य करेगा, लर्निंग में वो एक बैरियर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 का। दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको आज की क्लास, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कंटेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।